इस मैप को देखिए। इसमें मंगोल्स ने अपने स्ट्रेंथ के बिल्कुल पीक लेवल पे जितनी जगहों को ऑक्यूपाई किया था, उसमें देखिए आज का मॉडर्न चाइना भी आता है, ईरान भी आता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यूरोप के कुछ हिस्से आते हैं, रशिया का कुछ हिस्सा आता है। इतने सारे एरियाज़ को, इतने एम्पायर्स को, किंगडम्स को मंगोल्स ने कैप्चर किया। पर उसी मैप में आपको नज़र आएगा भारत ऑलमोस्ट पूरी तरह अनटच था। ऐसा क्यों हुआ? क्या मंगोल्स ने कभी कोशिश ही नहीं की भारत को इन्वेड करने की? और अगर कोशिश की तो वो जीत क्यों नहीं पाए? इस सवाल का आंसर जानने के लिए मैंने 2 किताबों से रिसर्च किया है। दोनों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं उनके बारे में और बात करूंगा। जब मैंने इन किताबों को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेयर्ड है और थोड़ा पॉलिटिकल है। तो चलिए बात करते हैं मंगोल्स और हिंदुस्तान की। कहानी शुरू होती है साल 1221 से। ये वो साल था जब मंगोल एम्परर चंगेज़ खान, या कुछ उसको चंगेज़ खान भी कहते हैं, इन्होंने ख्वारिज़म एम्पायर के ऊपर हमला किया था। हमला इसलिए किया था क्योंकि उस समय उस एम्पायर के जो राजा थे, शाह मोहम्मद II, उन्होंने कुछ मंगोल एमिसरीज़ का, उन मैसेंजर्स की कुछ उनकी बेइज्जती कर दी थी और फिर उनको मार दिया था। जब इस बात से नाराज़ होकर जब चंगेज़ खान ने कुछ और मैसेंजर्स को भेजा तो उनको भी मार दिया गया। इस बात से बहुत इंसल्टेड फील करके चंगेज़ खान ने एक कॉन्टिंजेंट लेके गए और ख्वारिज़म एम्पायर के ऊपर हमला किया। और ऐसा हमला किया कि उस एम्पायर को ऑलमोस्ट उन्होंने ज़मीन में मिला दिया था, पूरा तहस नहस कर दिया, बड़े बड़े शहर तबाह कर दिए। अब हालत ये हो गई थी कि एम्परर शाह मोहम्मद II यहाँ से भाग के निकल गए और उनका पीछा किया फिर मंगोल फोर्सेस ने। और भागते भागते फिर कैस्पियन सी के पास एक आइलैंड पे मोहम्मद शाह की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ख्वारिज़म एम्पायर की शाह की गद्दी को हासिल किया उनके बेटे जलालुद्दीन ने। और इन्होंने ये फैसला किया कि ये मंगोल से बच के ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो इनके पास कुछ सेना थी और उस सेना को लेके ये आगे बढ़ते बढ़ते ईस्ट में आते आते फाइनली इंडस के पास रुके, इंडस रिवर के पास। और यहाँ पीछा करते करते उनके पास आ गई मंगोल फोर्सेस। और 1221 में ही मंगोल्स और जलालुद्दीन की फौज के बीच में लड़ाई हुई। इसको बैटल ऑफ द इंडस रिवर कहते हैं। और इस लड़ाई में पूरी तसल्ली से कंप्लीटली जलालुद्दीन को हरा दिया गया। अब नॉर्मली तो जब मंगोल्स किसी सेना से लड़ाई करते थे तो उस कमांडर को जनरली मार देते थे, पर इस केस में हालांकि जलालुद्दीन की आर्मी तो हारी, पर वो खुद अपनी जान बचा के इंडस नदी को क्रॉस करके पहुंच गए हिंदुस्तान के अंदर। ये प्रिसाइसली वो पल था, वो मौका था जब चंगेज़ खां हिंदुस्तान की बिल्कुल दहलीज पे खड़ा था। इंडस नदी को क्रॉस करके वो हिंदुस्तान को इन्वेड करके यहाँ भी मंगोल्स का डोमिनेंस बना सकता था। पर ऐसा हुआ नहीं। चंगेज़ खान ने अपनी बड़ी फौज को नदी के इस पार रखा और उस फौज में से 20,000 फौजियों का एक डिटैचमेंट, एक छोटी टुकड़ी निकाली, जिसके साथ उसके 2 जनरल्स थे, डोरबे और बाला। इस डिटैचमेंट का ऑब्जेक्टिव ये दिया चंगेज़ खान ने कि इनको पीछा करना था जलालुद्दीन का, जो कि हिंदुस्तान के अंदर आ गया था। हिंदुस्तान के अंदर आके उसने दिल्ली में जो समय राजा था जिसका नाम इल्तुतमिश था, उससे उसने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे पनाह दीजिए, मुझे असाइलम दीजिए। पर इल्तुतमिश जानता था कि अगर उसने इसकी हेल्प की तो सीधे चंगेज़ खान का पूरा गुस्सा उसके ऊपर उतरेगा। तो इल्तुतमिश ने इस व्यक्ति की हेल्प नहीं की। ये एक प्राइमरी कारण था जिसकी वजह से चंगेज़ खान के पास एक मेजर रीज़न नहीं था हिंदुस्तान को और इल्तुतमिश की टेरिटरी को इन्वेड करने का। पर इस पूरे एपिसोड के बारे में कुछ थ्योरीज चलती हैं, कुछ स्पेक्यूलेशंस लगाई जाती हैं कि चंगेज़ खान ने नदी को क्रॉस करके हिंदुस्तान को इन्वेड क्यों नहीं किया। एक बहुत पॉपुलर थ्योरी जो चलती है वो ये है कि चंगेज़ खान जब बिल्कुल मन बना चुके थे क्रॉस करने का, तब उनको सपना आया या फिर उनको एक यूनिकॉर्न नज़र आया जिसमें इंसान की आवाज़ आ रही थी। और उस यूनिकॉर्न ने कहा चंगेज़ खान को कि अगर आप इसको नदी को क्रॉस करते हैं और हिंदुस्तान को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं तो आपकी आर्मी की ज़रूर वहाँ पे शिकस्त होगी, हार होगी, क्योंकि यहाँ का मौसम आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी जो फ़ौज है उसको एक्सट्रीम कोल्ड की आदत है और हिंदुस्तान में टेम्परेचर बहुत गर्मी का होता है, तो यहाँ आप जीत नहीं पाएंगे। पर इस थ्योरी को इस किताब में पीटर जैक्सन पूरी तरह खारिज करते हैं। वो ये कहते हैं कि मंगोल्स जहाँ से आते थे ओरिजिनली, उन्होंने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखे थे, या ठंडी के टाइम -40 टेम्परेचर
और जब गर्मी होती है तो 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर उन्होंने देखा था। तो ऐसा नहीं था कि अगर बहुत गर्मी हो जाएगी तो वो उस टेम्परेचर के लिए वो लोग यूज टू नहीं है, वो यूज टू थे। एग्जैक्टली फिर क्या रीज़न था कि चंगेज़ खान ने अपनी सेना के साथ इंडस नदी को क्रॉस नहीं किया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है? इस पे कुछ ऐसे स्पेक्यूलेशंस हैं, एक कह सकते हैं कि कुछ एजुकेटेड गेसेस हैं जो कि उस समय की सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। पहली चीज़, चंगेज़ खान के पास कोई इमीडिएट मोटिव नहीं रह गया था। जो अलादीन का पीछा कर रहे थे वो, उसके लिए तो ऑलरेडी 20 साल की एक फौज थी ही और 2 जनरल्स थे, और वो पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। लाहौर, मुल्तान के आसपास उन्होंने बहुत रेड की थी, पर सीधा दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए जिस तरह की फ़ौज चाहिए और जो पॉलिटिकल मोटिव या पॉलिटिकल विल चाहिए, वो उस समय मंगोल्स के पास नहीं थी, क्योंकि दिल्ली का जो एम्परर था उसने भी अलाउद्दीन को शरण नहीं दी थी। तो कोई बड़ा कारण नहीं था कि इतनी बड़ी फौज को लेके नदी को क्रॉस करें। लॉजिस्टिकल चैलेंज जो होंगे वो तो होंगे ही, फिर उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर वैसा नहीं होगा जिसकी आदत है। हालांकि ऐसा नहीं कि उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, पर कुछ कठिनाइयाँ होंगी। और सबसे बड़ी बात, उस समय चंगेज़ खान के सामने और भी कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। चाइना में उसका चल रहा था एक कैंपेन, उसके अलावा ख़वारिज़म एम्पायर में जो पूरा लड़ाई करके आया था उसको स्टेबलाइज करना था। तो ऐसा नहीं था कि चंगेज़ खान बहुत आराम से अपनी मर्जी से यहाँ तक आया था और इसके बाद वो हिंदुस्तान को भी इन्वेड करता चला जाता। उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। और एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि जहाँ पे वो पहुँचा था वहाँ से क्रॉस करना और फिर आगे जो रास्ता था वो बहुत पहाड़ी था, तो ये पूरी जर्नी उतनी आसान नहीं होने वाली थी। ये कुछ कारण है जिनको माना जाता है कि सबसे क्लोज एजुकेटेड गेसेस हैं कि क्यों चंगेज़ खान ने उस समय हिंदुस्तान को इन्वेड नहीं किया। ये बात है साल 1221 की। अब 6 साल के बाद 1227 में चंगेज़ खान की मौत हो जाती है और इसके बाद मंगोल एम्पायर की पूरी डेस्टिनी बिल्कुल बदल जाती है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 किताबों से रिसर्च किया है और उन दोनों किताबों में मुझे दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और मैं अक्सर अपने चैनल पे ऐसे ही इन डेप्थ टैक्टिकल एनालिसिस या स्ट्रैटेजिक एनालिसिस वाले वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप ऐसे हिस्टोरिकल डीप डाइव्स को एंजॉय करते हैं तो आप जिज्ञासियम को सपोर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में एक ज्वाइन बटन है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं। अगर आप चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है जिसमें मैं टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी और लॉजिस्टिक्स की बात करता हूँ। अब बात करते हैं मंगोल्स में ऐसा क्या बदलाव हुआ जब चंगेज़ खान की मौत हुई। तो 1227 में मौत हुई चंगेज़ खान की, पर उसके पहले वो ये बात एहसास कर चुका था कि उसने इतने सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लेके आ गया कि किसी भी एक लीडर को, एक रूलर को सबको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। तो ये सोचते हुए चंगेज़ खान ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उसके बाद इस पूरी जो टेरिटरी है उसकी, जो मंगोल्स के कंट्रोल में थी, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसकी मौत होने के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मंगोल एम्पायर 4 हिस्सों में बट गया। इन हिस्सों को खानेट्स भी कह देते हैं। इनके नाम हैं द ग्रेट खानेट, द इल खानेट, द गोल्डन होर्ड और जो हिंदुस्तान के सबसे नज़दीक था द चगदाई खानेट। ये जो 4 खानेट्स में डिवीजन हुआ मंगोल स्ट्रेंथ का, ये सबसे बड़ा कारण था कि क्यों मंगोल्स कभी हिंदुस्तान को कॉन्कर नहीं कर पाए। क्योंकि जब उसकी मौत हुई तो उसके तुरंत बाद मंगोल्स का नया द ग्रेट खान बना ओगदाई खान, और इसने और मंगोल स्ट्रेंथ को, मंगोल एम्पायर को और दूर दूर तक फैलाया। पर 1241 में ओगदाई खान की मौत हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी मंगोल एम्पायर में उस समय कि उनके सक्सेशन रूल्स बहुत क्लियर कट नहीं थे। यानी जैसे नॉर्मली किसी किंगडम में होता था कि अगर राजा की मौत हो गई तो उसका सबसे बड़ा बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा पूरा हायरार्की में चलता था। पर यहाँ ऐसा नहीं था। इसमें एक तो था कि हाँ, राजा का बेटा बन सकता है राजा, पर अगर कोई बहुत केपेबल है, किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी राजा बन सकता था। तो क्लियर सक्सेशन रूल्स ना होने की वजह से जब ओगदाई खान की मौत हुई तो उसके बाद बार बार जो 4 खानेट्स थे उनके बीच में हमेशा एक हेट वाली भावना पैदा हो रही थी। लोगों में कंपटीशन था और सारे खानेट्स के रूलर्स ये कोशिश कर रहे थे कि वो राजा बन जाए, मंगोल एम्परर के द ग्रेट खान वो बन जाए। 1241 में ओगदाई खान की मौत हुई। उसके बाद 5 साल लग गए मंगोल्स को एक अपना कंसोलिडेटेड रूलर द ग्रेट खान बनाने के लिए। 1246 में फिर एक नया रूलर बना। अब उनके लिए समस्या की बात यह है कि विद इन 2 ईयर्स इसकी मौत हो गई। तो 1248 में फिर से एक बार मंगोल्स के बीच में एक स्पर्धा शुरू हो गई। तो ये हो क्या रहा था, जब भी रूलर मरता था कोई, उसके बाद जो आपस में लड़ाई होती थी वो इतने समय तक चल रही थी कि ओगदाई खान के मरने के बाद 5 साल लड़ाई चली,
उसके बाद जब नया खान बना था उसके मरने के बाद 3 साल लड़ाई चली। ये तो हिंदुस्तान के अंदर घुसने के लिए, दिल्ली की सल्तनत पे हमला करने के लिए जिस तरह का यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर और एक यूनिफाइड पॉलिटिकल विल चाहिए थी, वो उस समय मंगोल एम्पायर नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उनके सक्सेशन में लगातार प्रॉब्लम चल रही थी और ये खानेट्स आपस में ही उलझे हुए थे। तो मंगोल्स की स्ट्रेंथ की ये जो कमी आ रही थी, इसका बिल्कुल फाइनल मोमेंट आया 1259 में, जब मंगोल ग्रेट खान मोंके खान की जब मौत हो गई। उसके बाद तो पीटर जैक्सन अपनी किताब में कहते हैं कि मंगोल एम्पायर एज एन एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। इतनी हालत खराब हो गई थी, चारों खानेट्स आपस में लड़ने लगे थे, इस तरह लड़ रहे थे कि वो नॉन मंगोल्स को भी एलाइज बना रहे थे अपने ही मंगोल से लड़ने के लिए। अब आते हैं हम दूसरे कारण के ऊपर, मंगोल्स की आर्मी। जिस मंगोल आर्मी को चंगेज खान लीड करते थे और जिस आर्मी ने इतने दूर दूर तक मंगोल्स का इन्फ्लुएंस पहुंचाया, वो ख्वारिज़म एम्पायर को तबाह कर दिया, पूरा हिंदुस्तान में इंडस नदी तक आ गए थे, वो आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी एजिलिटी, उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट और उनका पेशेंस, उनका इंड्योरेंस। उनकी एक खास बात थी कि अगर वो किसी कैंपेन पे गए हैं और सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, उनके पास लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, वेदर अच्छा नहीं है, फिर भी मंगोल आर्मी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो मैक्सिमम टाइम तक उस चीज़ को बर्दाश्त करते थे, होल्ड आउट करते थे। पर जब चंगेज़ खान की मौत हुई और जो भी एक्सपीडिशंस हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की तरफ किए गए, उन एक्सपीडिशंस में पहली चीज़ वो यूनिटी नहीं थी उस आर्मी में जो कि चंगेज़ खान के टाइम पे थी। दूसरी चीज़, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं था कि वो अगर हमला करने के लिए आए हैं और कहीं पे सीज डालनी पड़ रही है, मतलब किसी किले पे उन्होंने यहाँ तक उन्होंने कर लिया है कि किले के आसपास के सारे डिफेंसेस को ख़त्म कर दिया है, बाकी सब लोग को हरा दिया है, पर किले पे जब हमला करना है वहाँ पे अगर सीज डालनी पड़ रही है, घेराबंदी करनी पड़ रही है, तो उसमें कुछ दिनों तक वेट किया, कुछ दिनों तक कोशिश की, और अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो वापस लौट गए। ऐसा हो रहा था, जो कि चंगेज़ खान के टाइम पे नहीं होता था। उन्होंने महीनों लंबी सीज डाली है और जीते हैं। तो मंगोल्स का इंटेंशन ये रहता था कि यहाँ पे आए और अगर कुछ ही दिनों में जीत मिल गई तो ठीक है, अगर जीत नहीं मिल रही है तो वो लोग वापस लौट जाते थे। इनफैक्ट ऐसा 2 बार हुआ था कि मंगोल्स 2 बार दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए थे, पर फिर भी दिल्ली के सुल्तान ने उनको आउट लास्ट कर दिया और मंगोल आर्मी को यहाँ से लौटना पड़ा बिना जीते दिल्ली को। इनफैक्ट ऐसा 2 बार हुआ था कि मंगोल्स अपनी आर्मी के साथ दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए थे, एक बार 1300 में और एक बार 1303 में, पर दोनों बार दिल्ली के सुल्तान ने दिल्ली को बचा लिया। कैसे? उनको लड़ाई में हरा के नहीं, जस्ट अपनी जगह पे होल्ड आउट करके, यानी अपनी जगह पे ही बैठे बैठे और उम्मीद करते हुए कि मंगोल्स वापस चले जाएंगे, और वापस चले गए, क्योंकि दोनों बार कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से मंगोल्स अपने इस सीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये तो क्लियर था कि मंगोल्स दिल्ली को जीत नहीं पा रहे हैं या जीत नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो लगातार दिल्ली की टेरिटरीज के ऊपर हमला करते थे, रेड करते थे। एग्जैक्टली क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? इसमें 3 चीज़ें निकल के आती हैं इन 2 किताबों से। पहली चीज़, उनको चाहिए थे स्लेव्स, यानी गुलाम। मंगोल्स हालांकि दिल्ली को कभी पूरी तरह जीत नहीं पाए, पर जब भी वो आते थे तो रास्ते में अगर लोगों को मारते थे, लड़ाइयाँ होती थी, छोटे छोटे स्कर्मिशेस होते थे, तो हर बार बहुत सारे स्लेव्स को अपने साथ लेके जाते थे। और इसलिए ये भी देखा गया है कि यहाँ से वो जो स्लेव्स लेके गए, वो दुनिया के बहुत दूर दूर के हिस्सों में उनके डिसेंडेंट्स आज भी मिलते हैं। दूसरी चीज़, वो यहाँ से प्लंडर करते थे सोना और चांदी। और तीसरा मोटिवेशन उनका ये था कि हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में उनको बहुत अच्छे वेल ब्रेड घोड़े मिलते थे, जो ऑब्वियसली मंगोल्स के कैंपेन में उनकी मदद करते थे। तो ये 2 रीजंस हो गए। पहला रीज़न ये कि मंगोल्स में इंटरनली बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। दूसरा ये कि कोई डेडिकेटेड स्ट्रॉन्ग मंगोल आर्मी ने यहाँ पे आके हमला ही नहीं किया। तीसरा रीज़न था कि दिल्ली का डिफेंस मजबूत होने लगा था। शुरुआत के दशकों में जब मंगोल्स अटैक करते थे, तब वो रेड करते थे, उस समय दिल्ली के सल्तनत की बाउंड्रीज़ की रक्षा करने के लिए कोई डेडिकेटेड फोर्स नहीं थी। कभी भी कोई हमला हुआ अगर, तो यहाँ से सुल्तान जो भी बैठा है उसने आसपास के गवर्नर से कहा, उन्होंने अपनी आर्मीज भेजी, कभी आर्मीज भेजी नहीं भेजी, तो बहुत ढीला ढाला डिफेंस था। तो मंगोल्स के खिलाफ एक डेडिकेटेड डिफेंस बनाने के लिए, एक फोर्स बनाने के लिए पहला सीरियस कदम लिया सुल्तान बलबन ने। उसने अपने नॉर्थ वेस्ट में जितने भी पोस्ट थी वहाँ पे कुछ कुछ फोर्सेस को डिप्लॉय किया और कुछ रिजर्व्स को दिल्ली में भी रखा। और जितनी भी फोर्सेस थी, इनका सिर्फ एक पर्पस था कि मंगोल अटैक्स का सामना करेंगे। उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब मंगोल्स रेड करते थे तो मंगोल्स की कैवलरी, उनकी आर्चरी का सामना करने का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। पर जैसे मैंने कहा,
पहला एफर्ट था एक डेडिकेटेड फोर्स बनाने का। पर जिस सुल्तान को क्रेडिट दिया जाता है कि एक जेन्यून स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाया मंगोल्स के खिलाफ, वो था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसने 1296 से लेके 1316 यानी 20 साल तक राज किया, और इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा संख्या में और सबसे ज़्यादा इंटेंस, सबसे पावरफुल मंगोल अटैक्स हुए। इसमें से 2 अटैक्स सबसे ज़्यादा जो जाने जाते हैं वो है, एक तो 1300 का, जब मंगोल फोर्स जनरली जब आती थी तो आसपास गांव पड़ रहे हैं या कोई भी इलाका पड़ रहा है तो उसको रेड करते थे, वहाँ पे लूट करते थे। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये बात क्लियर हो गई थी कि वो दिल्ली की गद्दी को हथियाने के लिए आ रहे हैं। तो इस मंगोल फोर्स का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर दिल्ली के उत्तर में गया, और ये दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। इस लड़ाई में खिलजी के राइट फ्लैंक ने मंगोल के लेफ्ट फ्लैंक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो टिपिकली मंगोल्स का टैक्टिक था कि वो अगर उनका एक फ्लैंक कमज़ोर पड़ता था या एकदम ख़त्म भी होता था तो वो पीछे हटते थे, फेंट रिट्रीट करते थे। तो उन्होंने पीछे हटना शुरू किया, और फिर जो खिलजी की आर्मी थी, उन्होंने जब उनको लगा कि वो जीत रहे हैं तो वो आगे बढ़ना शुरू किया, उन्होंने पीछा करना शुरू किया मंगोल्स का। और यहाँ फिर काउंटर अटैक करके, एम्बुश करके जो सामने से फोर्स आ रही थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया मंगोल्स ने। तो यहाँ पे पार्शियल विक्ट्री मिल गई थी मंगोल्स को। अब वो चाहते तो सीधे दिल्ली के ऊपर हमला कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लोग वापस चले गए। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में मंगोल कमांडर को चोट लग गई थी और उनकी रिटर्न जर्नी के दौरान उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से 1300 वाला मंगोल इन्वेजन कामयाब नहीं हुआ दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। इसके बाद जो अगला मंगोल इन्वेजन था वो ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा पावरफुल था। ये हुआ था 1303 में, और इस बार खिलजी की हालत भी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसकी जो पूरी सेना थी वो तितर बितर होके अलग अलग किंगडम्स में रेड कर रही थी, किसी किसी कैंपेन पर गई हुई थी। तो उसके पास भी पूरी सेना अपने पास दिल्ली में नहीं थी। उसके ऊपर से जो उसके रीइंफोर्समेंट्स आ सकते थे, नॉर्थ वेस्ट में जो उसके पोस्ट थे वहाँ पे भी मंगोल्स ने हमला किया हुआ था। इसकी वजह से दिल्ली के डिफेंस के लिए उसके पास इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं थी कि बाहर जाके बैटल कर सके। तो उसने दिल्ली में ही अपनी फोर्स को इनकैम्प किया, और वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कहीं से कोई रीइंफोर्समेंट आ जाए, पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं आने वाली थी। अब मंगोल्स ने दिल्ली के आसपास के सारे इलाकों को रेड किया, वहाँ प्लंडर किया, और जाके दिल्ली पे एक घेराबंदी डाल दी, सीज डाल दिया। ये सीज 1 महीने चला, 2 महीने चला, और फिर अचानक से मंगोल्स ने सीज हटा दी और वो वापस चले गए। उस ज़माने के जितने भी लिखने वाले हैं, इतिहासकार हैं, वो इस घटना को एक चमत्कार कहते हैं, क्योंकि किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों मंगोल्स अपनी सीज को बरकरार नहीं रखे, वापस क्यों चले गए, जबकि वो जानते थे कि अलाउद्दीन खिलजी के पास यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करने के लिए फोर्स नहीं है। तो पीटर जैक्सन इसके बारे में एक थ्योरी देते हैं। उनका ये मानना है कि जब वो यहाँ पे हमला करने आए थे तो वो एक्सपेक्ट करके आए थे कि जो पिछली बार उन्होंने हमला किया था 1300 में, तब कैसे पिच बैटल हुआ था ना, सेट बैटल हुआ था, उस बैटल को एक्सपेक्ट करके वो यहाँ पे आए थे। उनकी आर्मी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि 2 महीने की सीज डालनी पड़ेगी, उस तरह से वो इक्विप नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे। इसकी वजह से उसको वापस लौटना पड़ा। दूसरा कारण ये कहते हैं वो कि ये हो सकता है कि सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे खुद उनका घर था मंगोल्स का, वहाँ पे बहुत टेंशन चल रही थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही थी। तो मंगोल्स ने ये डिसाइड किया कि यहाँ कब्जा करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम जो घर में प्रॉब्लम चल रही है पहले उसको सॉल्व करें। तो कारण कोई भी हो, ये क्लियरली पता नहीं कि कारण क्या है, पर मंगोल्स ने इस चीज़ को तोड़ दिया, वापस चले गए। और इसके बाद अब खिलजी ने सीरियसली एक प्रॉपर तरीका अपनाया उस पूरे डिफेंस को मजबूत करने का, जिस डिफेंस पे बार बार मंगोल्स हमला कर रहे थे। पहली चीज़, नॉर्थ वेस्ट में जितने भी उसकी पोस्ट थी उनको उसने वापस रीइंफोर्स किया, वहाँ पे जो फौजी थे उनको इक्विप किया, और साथ में जो एंटी मंगोल फोर्स उसने बनाई थी उसकी स्ट्रेंथ उसने बढ़ाई, उसमें ज़्यादा लोगों को डाला, ज़्यादा उनको हथियार दिए, ज़्यादा असला दिया। और ये इंश्योर करने के लिए कि वो फोर्स बरकरार रहे, बार बार सिर्फ हमला आए तभी उसको इकट्ठा ना करना पड़े, इसके लिए उसने उस फोर्स में जितने सिपाही थे पहले तो उनकी सैलरी कम की ताकि उनको उस कम सैलरी पे जीने की आदत पड़ जाए। साथ में कम सैलरी पे इंसान अपना जीवन कैसे बिताएगा ये इंश्योर करने के लिए उसने बहुत स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल्स किए। खिलजी ने अपने ज़मींदारों को, जितने भी उसके टेरिटरी के अंदर लोग आते थे, उनको बहुत बुरी तरह टैक्स किया और बहुत ब्रूटली टैक्स कलेक्शन किया। उसकी फिलॉसफी ये हो गई थी कि घर के अंदर अगर लोग कितने भी परेशान हो रहे हो, पर जो बाहर से हमले आ रहे हैं मंगोल्स के, उस हमले का सामना करने के लिए मजबूत फोर्स होनी चाहिए। और धीरे धीरे खिलजी की सेना इतनी मजबूत हो गई थी कि पहले उनका अप्रोच था कि अगर मंगोल्स हमला करते हैं
तो हमको ढंग से डिफेंस दिखाना है। पर अब उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उन्होंने आगे आने वाले सालों में मंगोल्स टेरिटरी में खुद जाके रेड किया। तो देखिए कहाँ डिफेंसिव स्टांस से वो ऑफेंसिव स्टांस पे धीरे धीरे आ गए थे, और ये सब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। तो जो के.एस. लाल जी की किताब है उसमें खिलजी को बहुत क्रेडिट दिया गया है मंगोल्स को रोकने के पीछे। तो ये 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से मंगोल्स कभी एक मजबूत पकड़ हिंदुस्तान के ऊपर नहीं बना पाए। जब कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स आए थे जब मंगोल्स एक्चुअली हिंदुस्तान को कैप्चर कर सकते थे, उसमें पहला मोमेंट जो सबसे सीरियस था वो तब था जब चंगेज़ खान आ गया था इंडस नदी के पास। तब उसको कोई सपना आ गया या कोई उसको हैल्यूसिनेशन हुआ या और कोई इसके पास रीजंस थे, पॉलिटिकल रीजंस थे, वो कहीं और लड़ाई में उलझा हुआ था, उसको लॉजिस्टिकली ये ईजी नहीं लग रहा था इंडस नदी को क्रॉस करना, फिर गर्मी के इतने माहौल में जाना, जबकि उसकी आर्मी उस तरह के कैंपेन के लिए तैयार नहीं थी। कारण कोई भी हो, पर चंगेज़ खान के पास जब पहला मौका था हिंदुस्तान को इन्वेड करने का तब उसने इन्वेड नहीं किया। उसके कुछ सालों के बाद जब 1300 में एक सीरियस मंगोल इन्वेजन दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गया था, तब उनके मंगोल कमांडर की मौत हो गई, तब उनको वापस जाना पड़ा। उसके 3 साल के बाद जब दूसरा मंगोल इन्वेजन आया, तब पता नहीं किस रीज़न से वो फिर भी वापस चले गए। तो बार बार जब दिल्ली को जीतने के नज़दीक वो आते थे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती थी जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ता था। तो ये दोनों हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अगर चंगेज़ खां के टाइम पे जो मंगोल फोर्स थी, अगर वो फोर्स होती और अगर एक डेडिकेटेड पर्पस के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ, यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव के साथ वो दिल्ली पे हमला करते, तो हो सकता है कि वो दिल्ली को जीत लेते। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च 2 किताबों से की है। एक है पीटर जैक्सन की द दिल्ली सल्तनत और दूसरी है के.एस. लाल जी की द हिस्ट्री ऑफ द खिलजीज। ये दोनों किताबें जाने माने हिस्टोरियंस ने लिखी है और इन दोनों किताबों को मंगोल्स का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन था इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेप्यूटेड माना जाता है। तो अगर आप पीटर जैक्सन की किताब पढ़ते हैं द दिल्ली सल्तनत, इसमें आपको ये वाइब आएगी कि ऑथर ये कह रहा है कि कभी मंगोल्स का चंगेज़ खान के बाद कोई डेडिकेटेड पर्पसफुल इन्वेजन किया ही नहीं इन्होंने दिल्ली के ऊपर, इसलिए वो नहीं जीत पाए। अगर वो यूनिफाइड होते, उनकी आर्मी वैसी मजबूत होती जैसे चंगेज़ खान के टाइम पे थी, तो वो एक्चुअली दिल्ली पे कब्जा कर लेते। ये पीटर जैक्सन का रवैया, ये उसका पर्सपेक्टिव है। हालांकि उसने ये कहा है कि डिफेंसेस दिल्ली के मजबूत हो गए थे आने वाले सालों में, पर पहला उसका फोकस इस बात पे है कि मंगोल्स की तरफ से कोई डेडिकेटेड एफर्ट नहीं था। अगर आप के.एस. लाल जी की हिस्ट्री ऑफ द खिलजीज पढ़ते हैं तो उससे ये पर्सपेक्टिव निकल के आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम एंटी मंगोल फोर्स इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो मंगोल्स को उन्होंने अंदर आने ही नहीं दिया। तो दोनों अल्टीमेटली बात सेम ही कह रहे हैं, पर उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अगर आप उन किताबों को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बनने के बारे में सोच सकते हैं। मेंबर बनने से आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सिर्फ तभी जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ तक हमने बात कर ली कि क्यों मंगोल्स कभी हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। अब मैं कुछ देर बात करना चाहता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में बहुत वायलेंट तरीके से गद्दी को हासिल किया था। अपने खुद के ससुर को मार के वो खुद सुल्तान बने थे। 1296 से लेके 1316 तक उसने राज किया और ये पूरा टाइम उसने पहले तो अपनी आर्मी को मजबूत किया और अपने आसपास के किंगडम्स पे बहुत रेड्स की और बहुत सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लाया। ये तब जब अलाउद्दीन खिलजी खुद मजबूत था और खुद उसकी हेल्थ ठीक थी। पर अपने राज के बिल्कुल एंड में आते आते उसके लास्ट के 3 सालों में 1313 से लेके 1316 तक उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। और इस टाइम पे जो सारा एम्पायर, जो उसने सारा अपना टेरिटरी बनाई थी, वो उसके हाथ से धीरे धीरे निकल रही थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है उसका एक बहुत अपना साथी जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर एक्चुअली एक गुलाम था जो 1299 में पहली बार खिलजी की ज़िंदगी में एंटर करता है। और पहले गुलाम था, धीरे धीरे वो इतना उसका प्रमोशन हुआ, इतना ऊपर चलता चला गया कि अल्टीमेटली जाके वो सुल्तान का वज़ीर बन गया। और सुल्तान का बहुत ख़ास था क्योंकि उसने दक्षिण में जाके वारंगल, देवगिरी ऐसी जगहों को रेड किया और वहाँ से इतना सारा वो लूट करके लाता था कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत बहुत खुश था कि ये मेरा एक भरोसेमंद कमांडर है। और मलिक कफूर भी बात देख रहा था कि उसके पास वो इन्फ्लुएंस है सुल्तान के ऊपर जो और किसी के पास नहीं है। अब खिलजी ने ये चीज़ डिसाइड की हुई थी कि उसके मरने के बाद जो सुल्तान बनेगा वो होगा उसका सबसे बड़ा बेटा खिज़िर खान। पर मलिक कफूर भी बहुत
महत्वाकांक्षी इंसान था, बहुत एम्बिशियस था और उसको भी दिल्ली की गद्दी चाहिए थी। तो उसने एक पूरा षड्यंत्र रचा, पूरी प्लानिंग की कि जो लेजिट हेयर है गद्दी का, जो खिजिर खान है, जो बेटा है खिलजी का, उसको कैसे गद्दी पे ना बैठने दिया जाए। तो उस समय सिचुएशन क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की जो पहली बीवी थी वो औरत थी जो सुल्तान जलालुद्दीन की बेटी थी, यानी वो सुल्तान जिसको मार के अलाउद्दीन खुद सुल्तान बना था। उसके बाद उसने एक और शादी की जिसका नाम मेहरू था, और वो ऐसा कहते हैं कि बचपन से ही इन लोगों को बहुत प्यार था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब उससे शादी की तो उसको बना दिया मलिकाए जहान। अब मलिकाए जहान का जो भाई था उसका नाम था अल्ब खान, और वो गुजरात के पास जो टेरिटरीज थी उसका गवर्नर था, और बहुत खास था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के मलिकाए जहान के साथ दो बेटे थे, जिसमें जो बड़ा बेटा था खिजिर खान, उसकी शादी उसने अल्ब खान यानी अपने भाई के बेटी से करा दी थी। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद पावर अल्टीमेटली अल्ब खान की तरफ जा रही थी। इस बात को मलिक कफूर ने इस्तेमाल किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी के एक ऐसे कान भरे कि अल्ब खान के पास धीरे धीरे पावर तो आ ही रही है, अपनी बेटियों की शादी उसने आपके बेटों से करा दी है, एक ऐसे बेटे से करा दी है जो कि अब सुल्तान बनने वाला है। उसके ऊपर से अल्ब खां का बहुत इन्फ्लुएंस है आपकी बीवी मलिका जहां के ऊपर। तो हमको किसी भी कीमत पे अल्ब खां को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये दोनों हिस्टोरियंस अपनी किताब में इस बात को मेंशन करते हैं कि कभी भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात के ऑर्डर्स नहीं दिए थे कि अल्ब खां को रास्ते से हटाना है, पर क्योंकि मलिक कफूर खुद वजीर बन चुका था, खुद बहुत पावरफुल था, तो उसने खुद से ही जाके अल्ब खां को मरवा दिया। अब इसके बाद मलिक कफूर ने अपनी नज़र घुमाई खिजिर खां के ऊपर, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के ऊपर, और उस इंसान के ऊपर जो खिलजी के बाद अगला सुल्तान बनने वाला था। अब खिजिर खां पूरे समय किलों में ही रहा था, वो बहुत नाजों से बड़ा किया गया था, उसको पॉलिटिकल चालबाजी का उतना आइडिया नहीं था। तो इस किताब में ऐसा मेंशन्ड है कि उसको जब देखा उसने कि उसके फादर की तबीयत खराब हो रही है, तो उसने ऐसी मन्नत मांगी कि वो हस्तिनापुर तक पूरा पैदल चल के जाएगा अपने फादर की तबीयत इंप्रूव होने के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो अपने साथ उसने एक कंटिजेंट रखा जिसमें कुछ म्यूजिशियंस थे, कुछ डांसर्स भी थे, और वो ऐसा प्रार्थना करने के लिए पैदल चलना शुरू कर दिया उसने। इस बात को मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को कैसे बताया? उसने ये कहा कि यहाँ देखिए आपकी तबीयत खराब है और आपके बेटा जाके ऐसे प्लेजर ट्रिप्स पे निकल गया, घूमने के लिए निकल गया। अब इसके बाद मलिक कफूर ने एक झूठा शाही ऑर्डर लिख दिया और वो पहुंचा दिया खिजिर खां के पास, और उसको उसमें ऑर्डर में लिखा था कि तुम्हारे पास जो तुम ये कंटिजेंट लेके जा रहे हो, तुम्हारे पास जो शाही निशान है उन सबको वापस करो। जब ये ऑर्डर्स मिले खिजिर खां को, तो जो भी शाही चीज़ें थी उसने सब वापस कर दिया, और वो घोड़े पे बैठ के बहुत जल्दी जल्दी तुरंत वापस आया अपने फादर से मिलने के लिए। और फादर को आके उसने अपोलोजाइज़ किया और कहा कि मैं तो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए गया था, पर अगर आपको बुरा लगा तो माफ़ करिए। ये देख के अलाउद्दीन खिलजी का दिल पिघला और उसने उसको एम्ब्रेस किया था, गले लगाया था। पर इस किताब में मेंशन्ड है कि इसके बावजूद भी मलिक कफूर ने कान भरना बंद नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी के, और उसने ये कहा कि आपका बेटा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इसका प्लान है अपनी माँ मलिका जहां के साथ मिलके आपको गद्दी से हटा के खुद गद्दी हथियाने का। इतना इन्फ्लुएंस हो गया अलाउद्दीन खिलजी कि उसने अपने बेटे को कैद करके भेज दिया ग्वालियर। उसका खुद का बेटा जो सुल्तान बनने वाला था, अब वो ग्वालियर के एक जेल में सड़ रहा था। इसके बाद मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की बीवी मलिकाए जहान को भी दिल्ली के किले में कैद करवा दिया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जो वंश था, जो उसके मरने के बाद गद्दी पे बैठने वाला था, उसको एक झटके में मलिक कफूर ने रास्ते से हटा दिया। 1316 में तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की कि उसकी मौत हो गई। हालांकि इस किताब में के.एस. लाल जी की किताब में मेंशन्ड है कि ये भी पॉसिबल है कि मलिक कफूर ने खुद आखिरी समय में जहर देके अलाउद्दीन खिलजी को मारा था। अब उसके सामने उसको अपोज करने के लिए कोई बड़ी ताकत नहीं बची थी। खिलजी के मरने के बाद पहले तो उसने खिजिर खां को, जो ग्वालियर में कैद था, उसकी आंखें फोड़वा दी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा जो बहुत छोटा था उम्र में, कुछ ही सालों का था, उसको उसने गद्दी पे बैठा दिया, और खुद उसके थ्रू वो अब दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करने लगा। पर उसका खुद का ये राज बहुत ही शॉर्ट लिव था, क्योंकि 35 डेज के अंदर उसी के गार्ड्स ने उसको मार दिया। तो इस तरह से अंत हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, उस इंसान का जिसको इस बात का बहुत क्रेडिट मिलता है कि उसने मंगोल्स को दिल्ली तक नहीं आने दिया।